दोस्तों आप सभी का वेलकम है अपने YouTube चैनल लेजेंड अफेयर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन देखे थे। इसमें हम लोग 51 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का सीरीज है, 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर का। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को व्हाट्सएप में ज़्यादातर शेयर कर दें वीडियो के एक बार सभी लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस राज्य के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा, प्रथम जो बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। हम लोग क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 383 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और जो तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था कब हुआ था? 255 ईस्वी में हुआ था। वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और सम्राट उस समय कौन थे? अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी प्रथम शताब्दी के कुंडलम कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था किसके शासनकाल में? अजातशत्रु का। सेकेंड किसके हुआ था? कलाशोक का। तृतीय किसके में हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ किसके शासन में हुआ था? कुंडल कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। याद रखिएगा। और फर्स्ट हमारे देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 483 में। सेकेंड कब हुआ था? 383 में। थर्ड कब हुआ था? 255 में। और जो हमारे चौथा कब हुआ था? ये हमारे बौद्ध संगीत के प्रथम शताब्दी में कुंडलम में कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। अब ये सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आकृति को, पिलाहा को इंग्लिश में स्प्लेन बोलते हैं, स्प्लेन, और मस्तिष्क को या हृदय को। हम आरबीसी के कब्रिस्तान पिलाहा को बोलते हैं। देखिए आरबीसी के कब्रिस्तान पिलाहा या तिली या स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा इंग्लिश में उसे बोन मेरो में होता है। वर्षा में जल की पीएच मान जब से कम हो जाती है, कब कम हो जाती है? जब कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। कब कहलाती है? 5.6 से, 4.5 से, 7.4 से, 6.5 से। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5.6 से। इसमें क्या पूछा है कि वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है जब कम हो जाती है, कब होती है? अम्लीय वर्षा कराती है 5.6। देखिए, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो क्या होती है? अम्लीय वर्षा कराती है, ठीक है, याद रखिएगा। धातुओं की राजा किसे कहा जाता है? तांबा को, सोना को, चांदी को, पारा को। तो धातुओं का राजा किसे बोला जाता है? धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के राजा सोना को कहा जाता है। और रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथमस विलयन किसमें, जो लिथमस होता है विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? पेटूनिया से या हाइड्रोजिसा से या जर्नियम से या लाइकेन से। इसमें क्या हो जाएगा? जो हमारे लिटमस है वो लिटमस जो होता है विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। देखिए, लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन जो है एक कवक तथा शैवाल से मिलकर बनी होती है। आप लोग याद रखिएगा, लाइकेन किससे बना होता है? कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है। और लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेत है। और प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंस है। 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत कब हुई? 15 मार्च 1857 को, 20 अप्रैल 1857 को, 10 मई 1857 को, 23 मई 1857 को।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, 57 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और BD सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, किसने कहा था? BD सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61, 0.51, 0.41, 0.31। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.61 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? देखिए, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, और 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि का चाल 322 मीटर पर सेकेंड होती है। दोनों फैक्ट को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर, सरकार की कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, उसको हम क्या बोलते हैं? राजकीय घाटा कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं, घाटा कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के स्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, आर्य समाज की स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्हें वर्ष 1857 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, अरुण असफ अली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, एनी बेसेंट थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक कौन थे? एयू हेमू थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन है? विमल चंद्र बनर्जी जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विमल चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। वो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बहादुरदीन तिब्बती की थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहादुरदीन तिब्बती। ठीक है, रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जज यूले ने की थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलिएगा जज यूले थे। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवाक आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या डांडी से? कहाँ से किया था? डांडी से महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवाक आंदोलन को आरंभ किया था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी के साथ पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर डांडी पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्हें नमक कानून तोड़कर सविनय अवाक आंदोलन की शुरुआत की। आप याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि कितने आदमी को? 78 सहयोगी। ठीक है। डांडी वर्तमान में गुजरात के नौसरी जिले में स्थित है। आप याद डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि डांडी वर्तमान में कहाँ है? गुजरात के किसमें है? नौसरी जिले में। कहीं के देखिए जो कहीं के पूछता है कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की कहाँ पूछेगा? नौसरी जिले में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन टफ बनाने के लिए थोड़ा
घुमा के पूछता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून की तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवाक आंदोलन, होम रूल आंदोलन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसके सविनय अवाक आंदोलन। देखिए इसका, इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के लिए हुई थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन हुई थी? सविनय अवाक आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होती है? रुद्रप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में या कर्णप्रयाग में? कहाँ होती है? देवप्रयाग में, देवप्रयाग इलाहाबाद। देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा के दो प्रमुख स्रोत हैं। किसके स्रोत है? गंगा के दो प्रमुख स्रोत हैं और इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। और यहाँ से यह नदी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से गंगा का नाम जाना जाता है? यहीं से गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजीव गांधी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा या नरेंद्र मोदी द्वारा? राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये जो हमारे चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महान नगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को किसके साथ जोड़ा गया था? राजमार्ग, कौन सा राजमार्ग द्वारा? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना द्वारा। इस परियोजना को 2001 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी और इस परियोजना 2012 में पूर्ण हुई थी। कब हुई थी? 2012 में पूर्ण हुई थी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी, राइन, गंगा। व्यस्त पूछा गया है, कौन सी है दुनिया की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी है। नील नदी किसके लिए है? नील नदी मिस्र के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी यूरोप में बहती है। राइन नदी कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन से? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 को, 1962 को, 1969, 1972, 1985। इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना हम 1969 में की गई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 ईस्वी में किया गया। बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग का नियंत्रण में रखा गया। याद रखिएगा। देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में, और इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। कितने हैं? 9, 10, 11, 12। कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं बताइए आप लोग? 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा वर्तमान में। 11 के 12, 11 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 11 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशासन पर संविधान में 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वीं संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। यह संविधान
और इसे कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान की भाग 4 क, कहीं 4A लिखा रहेगा, 4 फर्स्ट लिखा रहेगा, इससे डाउट मत होइएगा आप लोग। 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य को निश्चित किया गया था। आपसे पूछेगा कि 10 मौलिक कर्तव्य कब निश्चित किया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंस है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, प्लास्टिक सागर और कैस्पियन सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर जो हो वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था और इसका निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेंस को सौंपा गया था। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाना जाता है? पंपास, डाउन्स, एसटीपी या पेरी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है, शीत घास के मैदान को हम पेरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास भूमि। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में क्या बोलते हैं? साउना, ब्राज़ील में कंपोज, वेंजुलिया और कंबोजिया में लनोस। एक होता है शीत कटिबंधीय घास की मैदान जो होती है, इसे भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में इसे पेरी, अर्जेंटीना में उरुग्वे और ब्राज़ील में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में और वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन के मैंचूरियन प्रदेश में एसटीपी। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम में 18वीं रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 18 रेलवे जोन हैं। 18वें रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे, साउथर्न कोस्ट रेलवे, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1966 में, 1971 में, 1974 में, 1998 में। कब किया गया था? देखिए, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? परीक्षण हमारे 1974 में किया था। देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में किया था। इस परमाणु परीक्षण में कोई नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में ही 11 मई और 13 मई 1998 को किया था और दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? शक्ति 98 थी, शक्ति 98 था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1921 में, 1929 में। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट हमारे 1919 में ही पारित किया गया था। 1919 में ही पारित किया गया था। देखिए, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, याद रखिएगा। काला कानून किसे बोलते हैं? रोलेट एक्ट को बोलते हैं। मार्च 1919 में पारित हुआ था, जिसमें वो व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेश तक व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकता था। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील को कानून भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कौन सा कानून है? यह हमारे रोलेट एक्ट है। गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था। गांधी जी ने किसको काला कानून कहते हुए विरोध किया था?
टॉयलेट एक्ट को ही। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, न्यूटन की गति के नियम, अपवर्तन कि उत्प्लावन? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसकी राइट आंसर हो जाएगी अपवर्तन के कारण क्या होती है कि पानी में भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीक होती है। ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों में, गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? एडिसन ने, एडिसन, न्यूटन, फैराडे या आर्किमिडीज? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी आपको ग्रेविटेशन के बारे में आएगा, न्यूटन नहीं। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था और गति के नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने ही किया था। दोनों क्वेश्चन में आप डाउट मत होइएगा। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड क्यूब? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? त्वरण की पूरा क्या है? मीटर पर सेकेंड क्या होता है? स्क्वायर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू या मॉनिटर? कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की दिमाग सीपीयू को, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं। तो कंप्यूटर की मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर का नर्व सेंटर किसको बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को ही कहा जाता है। और कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH-1, NH-2, NH-3? लंबा राष्ट्रमार्ग पूछा गया है। लंबा राष्ट्रमार्ग कौन से है? NH-44 जो है भारत की सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। देखिए वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है, जो इसे हाईवे का पुराना नाम NH-7 था और वो राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। लंबाई भी पूछता है एग्जाम में, 3745 किलोमीटर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? इनमें से कोई नहीं। कौन से अम्ल जो पेट के जीवाणु को नाश करता है? पेट के जीवाणु को नाश करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट को नाश करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं इसकी फॉर्मूला क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट के जीवाणु को नाश करता है। मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथि से स्रावित होता है और इस ग्रंथि में ऑक्सीटोनिक कोशिका, ऑक्सीनेटिक सेल कहते हैं, इसे ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में? किस में होता है? ये हमारे रासायनिक ऊर्जा में। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारे क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। देखिए असम की प्राचीन नाम क्या है? रूपगंगा, कामरूप, स्वरूप, देवरूप? बताइए इसमें क्या हो जाएगा? असम की प्राचीन नाम कामरूप है। देखिए मुंशी जी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1932 को, 1936 को, 1940 को, 1942 को? किस वर्ष हुआ था? जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और किस वर्ष हुआ था? ये हमारे 1936 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावणी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? कहाँ का है? देखिए महाराष्ट्र का ही लावणी और तमाशा राज्य की लोक नृत्य है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, बलूर झील,
डल झील, समर झील। मीठे पानी की कौन सी है? मीठे पानी की झील बलूर झील है। भारत में पूछा गया, विश्व में नहीं पूछा गया। देखिएगा आप लोग, भारत में मीठे पानी की झील बलूर झील। देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बलूर झील। बलूर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा आप लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, एनी बेजेंट ने, मदन मोहन ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? किसने की थी? मदन मोहन मौलवी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मौलवी ने कब किया था? 1916 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू में, ढाका में, जगर्ता में या नई दिल्ली में? कहाँ हुआ था? कमेंट करें आप लोग। नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका ढाका में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। देखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेट। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और सार्क का सदस्य देश कौन से है? देखिए सार्क का सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, ये हमारे सार्क की सदस्य देश है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में स्थित है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट से कमेंट कीजिएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्ध से, सिख से, हिंदुओं से? त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है बौद्ध से संबंधित है। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से ही प्राप्त होती है। त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है। एक विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधामिक पिटक। 3 पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। वेद अवेस्ता किसका धार्मिक ग्रंथ है? फरासियों का, यहूदियों का, ईसाइयों का या बौद्ध का? किसका है? ये हमारे फारसियों का है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, 7वां, 5वां, 10वां? कौन से स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत की 7वें स्थान है, 7वें रैंक पे है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत की 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन से है? रूस है। देखिए भारत तो 7वें नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है? रूस है। सेकंड पे कनाडा है। थर्ड पे संयुक्त अमेरिका है और फोर्थ पे चीन है। 5 पे ब्राज़ील है और 6 पे ऑस्ट्रेलिया है और 7 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत की दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान पे कौन है? चीन है। लेकिन अब पहला स्थान पे भारत हो गया है, दूसरा स्थान पे चीन हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन को भी फेल कर दिया भाई। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में ही होती है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइक्रोकोंडिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है, कोई भी देखिए दोनों बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 48, 49, 50 कितनी होती है? मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें आप लोग भाई का एक बार सभी लोग शेयर करते हैं अपने अपने ग्रुप में। देखिए भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड हार्डिंग को, लॉर्ड हेस्टिंग को, लॉर्ड डलहौजी को? भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। देखिए भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को
बॉम्बे से थाने तक, थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चली थी, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया, सेकेंड है सदिया से धुबरी पटिया, सी है कोलम से कोटपुरम, और डी है तलचर से घामरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट प्रयागराज से हल्दिया तक है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तट में स्थित है। हुगली कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर कौन से है? इलाहाबाद, नया नाम क्या है इसका? प्रयागराज है। वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, प्रका, कोलकाता तथा हल्दिया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, एनियोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हवाई जहाज की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर, इसकी वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एनियोमीटर क्या होती है? सबसे हवा की गति मापी जाती है। हवा गति किससे नापी जाती है? एनिमोमीटर से नापी जाती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वातावरण घर्षण के कारण या संयंत्र के कारण? वर्षा के बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। आँख के रेटिना पर प्रतिबंध होता है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा उल्टा, सीधा खड़ा, कि बड़ा हुआ और वास्तविक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आँख के रेटिना पर प्रतिबंध वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए, मोटर वाहनों में पश्चात दर्पण जो होती है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? जो हमारे मोटर वाहन की जो साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होती है? गोलीय, अवतल, उत्तल, समतल। कौन सी? उत्तल का होती है। ठीक है। दूरदृष्टि के लिए भी उत्तल होता है, नज़दीक के लिए कौन होता है? अवतल होता है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों में पीछे की दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, उसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। आँख, कान, नाक और दांत के डक्टर के द्वारा गाड़ी के हेडलाइट में सोलर कुकर में और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, आँख, कान, नाक, दांत डॉक्टर के द्वारा और गाड़ी के हेडलाइट में। देखिए, साइड मिरर में जब बोलेगा तो भाई उत्तल होता है, याद रखिएगा। गाड़ी के हेडलाइट में और सोलर कुकर में और दाढ़ी बनाने वाले में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसे इंग्लिश में कनकेव मिरर बोलते हैं और उत्तल को हम कन्वेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में किसे महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? 1901, 1911, 1921, 1931। किसे कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। देखिए, 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31 हो गई थी, जिसको परिणाम स्वरूप इस दशक में भारत में जनसंख्या के 77 लाख की कमी आई थी। इसीलिए 1921 में 21वीं को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट को एग्जाम में याद रखिएगा आप लोग। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेढक का, कुत्ता का, बिल्ली का, इनमें से कोई नहीं। ये साइंस से क्वेश्चन है भाई। राणा टिग्रिना किस वैज्ञानिक का नाम है? राणा टिग्रिना जो होता है किस वैज्ञानिक का नाम है? मेढक के नाम क्या है? राणा टिग्रिना। मेढक क्या है? टटर करती है, टिग्रिना। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, मालगुडी डेज पुस्तक का लेखक कौन है? वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मालगुडी डेज पुस्तक का लेखक कौन है? मालगुडी डेज की पुस्तक का लेखक हमारे R.K. नारायण जी है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ आपको
एक वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।